नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। आज के दौर में जब विज्ञान और तकनीक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे समाज के लिए गंभीर चुनौती बन गई है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। उन्हीं बीमारियों में से एक है जो न केवल महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी गहरा असर डालता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी इसके प्रति जागरूकता की बहुत कमी है, जिससे समय पर निदान और इलाज नहीं हो पाता। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हमें वक्त पर ही ब्रेस्ट कैंसर के विशेषज्ञ से मिलना हो और साथ ही इस विषय पर बातचीत कर सलाह लेकर इसका इलाज करना चाहिए। रूबी हॉल क्लिनिक की दो विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी मुंशी गिरमे और डॉक्टर अनुपमा माने ऐसी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और मरीजों की जिंदगी बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर मानसी मुंशी गिरमे पुणे में वरिष्ठ रेडिएशन का वो यहाँ पर इलाज करती हैं और डॉक्टर अनुपमा माने पुणे की अनुभवी ब्रेस्ट सर्जन हैं, जिन्होंने भारत और विदेशों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। दोनों डॉक्टर न सिर्फ इलाज के क्षेत्र में बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए भी बेहतर काम कर रही हैं और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि महिलाओं के जीवन को और सरल बनाया जाए, उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने के काम में भी समर्पित हैं। ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ इस जंग में इनका योगदान एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम कनक दास है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस बारे में सभी को, खास करके महिलाओं को जानकारी रखना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पर और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर मानसी मुंशी गिरमे, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिनकी ब्रेस्ट कैंसर में विशेष रुचि है। इस अवधि के दौरान वो हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम, खास करके हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित परिवारों और लोगों का प्रबंधन भी कर रही है। वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से प्रशिक्षित स्वर्ण पदक विजेता भी है और वर्तमान में कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल है और शिक्षा विद्या यानी एकेडमिक्स में भी सक्रिय रूप से शामिल है। और उनके साथ आज उपस्थित है डॉक्टर अनुपमा माने, MSDHA कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में। उन्हें सर्जरी में 26 साल का अनुभव है। उन्होंने 1997 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज से MS जनरल सर्जरी की है। वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ब्रेस्ट ऑन्को सर्जरी में प्रशिक्षित है। यूरोपियन ब्रेस्ट कैंसर नेटवर्क प्रोग्राम के तहत इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेस्ट कैंसर सेंटर डसेल्डॉर्फ जर्मनी में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में फेलोशिप की है। रॉयल डब्बी हॉस्पिटल यूके से ऑन्कोप्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव ब्रेस्ट सर्जरी में प्रशिक्षित है। साथ ही साथ ब्रेस्ट फ्रेंड की फाउंडर है, जो ब्रेस्ट कैंसर से बचे लोगों का एक सपोर्ट ग्रुप है। डॉक्टर मानसी, डॉक्टर अनुपमा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास आज आप दोनों के लिए कुछ प्रश्न है जो शायद महिलाओं को और बाकी सब दर्शकों को हेल्प करेगा ब्रेस्ट कैंसर और उसके बारे में समझने के लिए। डॉक्टर अनुपमा, मेरा पहला सवाल आपसे है, आजकल ब्रेस्ट कैंसर इतना आम क्यों है? क्या सिर्फ बड़े उम्र की महिलाओं में ये देखा जा सकता है? आजकल ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस तो बढ़ रही है, उसका प्रमाण बढ़ रहा है एंड इसके कई कारण हैं और साथ में लोगों में जागरूकता भी बढ़ गई है। तो कई महिलाएं स्वतः आके अपने टेस्ट करा के ये स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस करवा लेती हैं, तो इस वजह से भी इसका प्रमाण बढ़ रहा है। और क्या ये सिर्फ ओल्ड एज में होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल तो बल्कि काफ़ी कम उम्र की लेडीज़ में भी ये पाया जाता है। अर्लियर एज ग्रुप में आने का कोई रीज़न है? मोस्टली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके अलावा लाइफस्टाइल। सो बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक से खाना नहीं हो पाना, स्ट्रेस रहता है काफ़ी यंग एज में
एंड बच्चे जैसे पहले ज़माने में काफ़ी होते थे, आजकल कम हो गए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है, लेडीज़ वर्किंग है, नाइट कॉल्स वगैरह भी रहती हैं, पूरा उनका बॉडी रिदम चेंज हो गया है, हार्मोनल चेंजेस हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो हैं ही हैं, मतलब पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, जंक फूड है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, तो इन सब की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण भी बढ़ रहा है यंग एज में। डॉक्टर मानसी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या सभी ब्रेस्ट कैंसर आनुवंशिक होते हैं? हर एक ब्रेस्ट कैंसर आनुवंशिक नहीं होता है। 100 में से लगभग आउट ऑफ 100 85 केसेस स्पोरेडिक होते हैं, मतलब इट इज़ हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ बैड लक यू कैन से, बट 10 से 15% कैंसर्स आनुवंशिक हेरिडिटरी रहते हैं। एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस? किसी को अगर बहुत ही कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, एंड बाय यंग बाय डेफिनेशन इज़ बिलो अबाउट 40-45, सो यंग एज में, या किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, द हिस्ट्री कुड बी फ्रॉम मदर और फादर्स साइड, एंड इट कुड बी इन द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो, सो फैमिली हिस्ट्री। किसी को अगर बायलैटरल दोनों ब्रेस्ट्स में कैंसर हुआ हो, या किसी को ट्रिपल नेगेटिव प्रकार का एक स्पेशल सब टाइप रहता है, तो देर आर सम रेड फ्लैग्स जिसको देख के हमें शक होता है कि आनुवंशिक हो सकता है। तो अगर आप जानते हैं कि यू हैव अ जेनेटिक हेरिडिटरी केस, कि अगर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो आपको होने के चांसेस है, इज देयर अ वे टू अवॉइड इट? ऐसा कुछ कर सकते Absolutely, हैं? yes. So there can be prevention in the form of screening, like what Dr. Anupama just said, with mammography, with MRI breasts, which are done frequently. This can only catch cancers early. If we want to completely avoid the cancer, then surgical procedures sometimes can be done as well. Prophylactic mastectomy बोलते हैं उसको. And for women who have a risk for ovarian cancer, which sometimes goes hand in hand with breast cancer, prophylactic oophorectomy, removal of ovaries, can be done at the correct age after completing the family. So you cannot change your genes after you are born, but you can definitely do some steps which you would normally not do to prevent getting the cancer or at least surviving from it. मेरा अगला सवाल डॉक्टर अनुपमा आपसे, ब्रेस्ट कैंसर के आम लक्षण क्या है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो क्या करना चाहिए? तो ब्रेस्ट कैंसर के आम लक्षणों में सबसे पहले तो है कोई भी गांठ आना ब्रेस्ट में, छोटी बड़ी कोई भी गांठ, और स्पेशली वो गांठ जो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जाती नहीं है। दूसरा, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, ब्लडी डिस्चार्ज स्पेसिफिकली, या फिर बगल में बाजू में कोई गांठ आना, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो एनलार्जमेंट, या फिर ब्रेस्ट के साइज़ या शेप या टेक्सचर में कोई भी चेंज आना, कोई भी बदलाव आना जो पहले नहीं था। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर मिस हो जाते हैं, लेडीज़ गई तो थी डॉक्टर्स के पास लेकिन स्पेशलिस्ट के पास नहीं गई थी, तो वो मिस हो सकते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके चेक ज़रूर कराएं। आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे कि क्या टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट आपके लिए सूटेबल है। डॉक्टर मानसी, अगला सवाल आपसे, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कैसे तय किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर एक सिंगल एंटिटी नहीं है. डिपेंडिंग ऑन सम मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो उसमें ER, PR, HER2 डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सब टाइप इज़ उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है. सो जनरली ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योरेटिव ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन यूजुअली तीनों आते हैं. बट ये किस सीक्वेंस में होंगे एंड किस इंटेंसिटी पे होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई मेंशन्ड. इज़ देयर एनी डिजीज़ या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको शायद हो जाए, कोई डिजीज़ जैसे मैंने कहा, जिससे ब्रेस्ट कैंसर को एक पुश मिल सकता है या फिर वो प्रभावित हो जाए उससे कुछ? So like madam mentioned, hormonal diseases. So these days lifestyle related and hormone related कई diseases है, like PCOD, hyperestrogenic states जिसमें estrogen level बहुत high है. So that is shown to be sometimes associated with an increased risk of breast cancer. डॉक्टर अनुपमा, क्या कैंसर का पता चलने पर क्या पूरे ब्रेस्ट को निकालना ज़रूरी है? आजकल क्योंकि कैंसर्स जल्दी डिटेक्ट होते हैं, छोटी गांठें लेके ही लेडीज़ आ जाती हैं, चेक करा लेती हैं, तो इसलिए पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है. एक स्पेशल टाइप की सर्जरी है कॉल्ड एज ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें हम लोग गांठ निकालते हैं विद नेगेटिव मार्जिन्स और पूरी ब्रेस्ट को बचा सकते हैं. ऑफ कोर्स इस ब्रेस्ट को बाद में रेडिएशन देना पड़ता है हमको उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी नहीं है. एंड आई थिंक ये लेडीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप घबराएं ना, कोई भी गांठ आए तो आप जाके चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि
भले ही वो कैंसर हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। रेडियोथेरेपी क्या है? ये कीमोथेरेपी से किस तरह से अलग है? सो रेडियोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट जिसमें हम एक्सरेज का वापर करते हैं। ये एक्सरेज सेम एक्सरेज है जो हम चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन के लिए यूज़ करते हैं, बट इट इज़ ऑफ अ हाई एनर्जी। सो इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू डैमेज द कैंसर सेल्स डीएनए, एंड जब वो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये मर जाते हैं। सो इट किल्स द कैंसर सेल्स। तो ये रेडिएशन के बीम्स हम सिर्फ ट्यूमर टिश्यू पे फोकस करते हैं इन अ वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मैनर, ताकि कैंसर सेल्स कुछ भी बचे हो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद तो इट गेट्स दे डाई दोज कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी से ये टोटली अलग ट्रीटमेंट है। कीमो इज़ यूजुअली गिवन आईवी इंट्रावीनस रूट से मेडिसिन दिए जाते हैं और वो पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, वेर इज़ रेडिएशन एक लोकल थेरेपी है। सो इट इज़ साइड इफ़ेक्ट्स एंड इट्स इफ़ेक्ट इज़ ओनली लिमिटेड टू दी टारगेट टिश्यू, नोवेयर एल्स। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के दौरान रेडियोथेरेपी को ज़्यादा माना जाता है फॉर? So nearly 80% पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एट सम पॉइंट उनके ट्रीटमेंट के दौरान रेडिएशन उनको लगेगा, स्पेशली आफ्टर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। जब हम ब्रेस्ट निकालते नहीं हैं तो रेडिएशन कम्स हैंड इन हैंड विद ब्रेस्ट कंजर्वेटिव। ऑल्सो सम पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट निकाला जाता है उनको भी कभी कभी रेडिएशन की ज़रूरत होती है। सो देर इज़ अ यूज़ फॉर रेडिएशन इन ऑलमोस्ट 80% केसेस। क्या रेडियोथेरेपी से सामान्य अंग भी क्षतिग्रस्त हो जाता है? So definitely radiation has the ability to damage any tissue. इसीलिए रेडिएशन का ट्रीटमेंट का हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्ट और लंग्स become very important normal organs. There is a technique called DIBH, Deep Inspiratory Breath Hold, जिसमें हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट को एक लंबी श्वास लेके पकड़ने के लिए बोलते हैं। सो व्हेन दे डू दिस द लंग्स एक्सपैंड एंड द ब्रेस्ट मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट फिजिकली। सो उस दौरान हम साइड से टेंजेंशियली रेडिएशन देते हैं ताकि डायरेक्टली हार्ट के अंदर रेडिएशन ना पहुँचे। और क्या इसके पहले भी कोई तरीके थे जिससे हार्ट को अफेक्ट ना हो, ऐसा कुछ होता? सो देयर वर डिफरेंट वेज, बट पहले के ज़माने में थ्री डायमेंशनल इमेजिंग इतना नहीं होता था। सो रेडिएशन बाहर से दिया जाता था और अंदर एग्जैक्टली कितना डोज कहाँ पे जा रहा है ये पता नहीं होता था। आज के ज़माने में वी नो ईच एंड एवरीथिंग के कौन से ऑर्गन को, उसके कौन से भाग को कितना रेडिएशन जा रहा है, एंड देन वी कैन कंट्रोल दैट डोज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो थिंग्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली ओवर द लास्ट मे बी 2 decades, 1 to 2 decades. व्हाट वुड बी द सजेस्टेड एज रेंज कि किस उम्र से खुद टेस्ट करना चालू करना चाहिए, खुद पे अंडरस्टैंडिंग चालू करनी चाहिए इस बारे में? सो जनरली हम लोग दो कैटेगरीज में करते हैं ये। एक तो जनरल रिस्क पॉपुलेशन, एक हाई रिस्क पॉपुलेशन। हाई रिस्क मतलब जिनकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर या कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं। कोई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें मल्टीपल मेंबर्स को अलग अलग कैंसर्स हैं। तो ये हाई रिस्क फैमिलीज़ वाले जो हैं लेडीज़, उनको अपनी फैमिली में हुए कैंसर के 5 साल पहले या 5 से 10 साल पहले मैं बोलूँगी स्क्रीनिंग शुरू करना चाहिए। लेकिन वो भी वेरिएबल है, जैसे डॉक्टर मानसी बताएंगी। एक्चुअली इन मेंबर्स हैं तो अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए और हर एक मेंबर को बताया जाएगा काउंसलिंग में कि उनको कैसे अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। And apart from this, there is a general risk population, which is majority of the population, जिनको ऐसा high risk features नहीं है। तो उनके लिए मैंने mention जैसे किया है, after the age of 40 usually screening start होती है with mammography, लेकिन उसके पहले भी 30 plus also we can start off with mammography or MRI if there is sufficient risk and sufficient cause for screening required. तो अपने डॉक्टर को बेसिकली कंसल्ट करें, ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। डेफिनेटली। डॉक्टर अनुपमा, मेरा आपके लिए अगला सवाल, आपके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में हाल ही में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? सबसे बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से इज़ डेवलपमेंट ऑफ अ टारगेटेड थेरेपी। ये टारगेटेड थेरेपी डेवलप हुई है अगेंस्ट अ रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। सभी पेशेंट्स में नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली 20-30% ऑफ पेशेंट्स में ही ये पाया जाता है, उनके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर, HER2 न्यू बोलते हैं इसको। इसके अगेंस्ट एक थेरेपी डेवलप हो चुकी है और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये बहुत एग्रेसिव टाइप का सब टाइप होता है जो HER2 न्यू पॉजिटिव होता है और इसके अगेंस्ट क्योंकि थेरेपी आ गई है
तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये 20-30% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है ये। And this has made a huge load of difference in the treatment and the outcomes. Mortality rates इससे कम आ चुके हैं काफ़ी। फ्रॉम योर मदर साइड एंड योर फादर साइड, दोनों की तरफ से अगर कैंसर हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री स्पेसिफिकली, तो क्या वो चांसेस इंक्रीज करता है, और हाउ डू यू फिगर इट आउट? That's a really good question. I get this one a lot. You have to treat each cancer on its merit. So each cancer has to be checked whether it looks like a hereditary based on the red flags which I had mentioned earlier. But if it could be that both have happened by coincidence or both are sporadic. Sporadic cancers are much more common than hereditary cancers. डॉक्टर मानसी, आपके लिए अगला सवाल। पिछले दशक में रेडियोथेरेपी में सबसे बड़ी प्रगति क्या है? So पिछले डेकेड में बेसिकली SBRT स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी या रेडियो सर्जरी बोल के एक टेक्निक है, रेडिएशन की टेक्निक, जो टोटली नॉन इन्वेजिव पेनलेस जस्ट लाइक रेडिएशन टेक्निक है, जिससे हम बहुत ही हाई डोज रेडिएशन एक छोटे से स्पेसिफिक एक्यूरेट टारगेट को देते हैं, जिससे ट्यूमर एब्लेड हो जाता है। मतलब इट्स लाइक अ सर्जिकल इफेक्ट विदाउट डूइंग अ सर्जरी। और विद एक्सीलेंट कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, जैसे मैडम ने बताया, टारगेटेड थेरेपी से अभी पेशेंट्स इवन विद स्टेज 4 कैंसर्स आर लिविंग फॉर मेनी ईयर्स। तो इन पेशेंट्स के लिए जब ये मेट्स आते हैं, मेटास्टेसिस सेकेंडरीज आते हैं ब्रेन में या लंग में या लिवर में, तो इन छोटे ट्यूमर्स को हम टोटली एब्लेड कर सकते हैं विदाउट डूइंग सर्जरी। हम बात कर रहे थे ओवेरियन कैंसर का कोरिलेशन ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा और बता सकती है कि कैसे हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में और जान सकते हैं? So there are commonly two genes which are associated with this hereditary breast cancer, that is BRCA1 and BRCA2. And this can be tested on the blood sample of the patient, and we can find out whether the patient has these genes. And then depending on that, we would find out, or we would come to know whether ovarian cancer की भी risk है उनको breast cancer के साथ साथ या फिर नहीं है, depending on these genes. डॉक्टर मानसी, डॉक्टर अनुपमा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना सब कुछ बताया। आई एम श्योर हमारी महिला दर्शकों और उनके फैमिलीज़ को बहुत हेल्प हुआ होगा ये समझने में कि ब्रेस्ट कैंसर और उसके रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं कनक दास, न्यूज़ 1 इंडिया से। थैंक यू।